बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। आज की सबसे बड़ी टॉप स्टोरी गुजरांवाला है। जी हां, न सिर्फ नेशनल मीडिया की बल्कि इंटरनेशनल मीडिया की नज़रें भी गुजरांवाला के जलसे पर हैं। इस पर तो हम बात करेंगे कि गुजरांवाला का जलसा इंटरनेशनलाइज क्यों हो गया है, इसको इतनी अहमियत क्यों मिल गई है। लेकिन अब से 2 रोज़ पहले 3 रोज़ पहले से ये सिलसिला चल निकला कि चैलेंजेस भी हुए, सियासत भी हो रही है, बयानबाजी अपने अरूज पर है। और ये पाकिस्तानी सियासत में पहली बार नहीं है, जब भी कोई भी हुकूमत होती है हर दौर में इस तरह का इवेंट ज़रूर होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो मियाँ साहब एक लॉन्ग मार्च लेकर आए थे। जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी तो इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा धरना दिया था। और अब खान साहब की गवर्नमेंट है तो हुकूमत है तो 2 धरने हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने धरना दिया था और अब नून लीग जो है एक बहुत बड़ा जलसा कर रही है और मजीद आगे तहरीक का ऐलान भी किया गया है। हुकूमत गिराने के दावे किए जा रहे हैं। ऑपोजिशन ये कह रही है कि जनवरी तक जो है वो हुकूमत गिर जाएगी, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, जबकि हुकूमत ये कह रही है कि केसेस का आगाज़ हो चुका है, मजीद कार्रवाइयाँ होंगी और मजीद जो लोग हैं वो जेल में चले जाएंगे। शिबली फराज साहब ने चैलेंज भी कर दिया कि आप जो है जलसागाह भर कर दिखाएं, और दूसरी तरफ चैलेंज कबूल कर लिया गया और परवेज़ रशीद साहब ने कहा कि जलसागाह तो भर जाएगी, आप इस्तीफ़ा देने में कितनी देर लगाएंगे। तो अब देखने में जो नज़र आ रहा है, सुबह से मीडिया की नज़रें जो हैं वो गुजरांवाला पर हैं। अभी जो ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि कुछ टाइम पहले प्रोग्राम के आगाज़ से पहले कैप्टन सफदर ने स्टेटमेंट दिया है कि मरीम नवाज़ जब निकली हैं लाहौर से तो वहाँ पर कारकुनान का इतना ज़्यादा रश है कि लगता नहीं कि वो आज रात गुजरांवाला पहुँच सकेंगी। दूसरी तरफ 28 नकाती मुआहिदा हुआ था और मुआहिदे पर अमल दरामद होता नज़र तो नहीं आ रहा। SOPs थी, इदारों के खिलाफ बात करने के हवाले से था, मजीद जो इकदाम किए गए थे उस हवाले से भी था। कोतवाल के साथ मरीम औरंगजेब की थोड़ी सी नोक झोंक भी हुई और तल्ख कलामी भी हुई। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान के जो कारकुनान थे वो नून लीग के कारकुनान के साथ गुत्थम गुत्था हो गए। लेकिन हमें जो गुजरांवाला का जलसा गया वो भरा नजर आ रहा है, गुत्थम गुत्था भरा हुआ है। तो इस जलसे को अहमियत क्यों इतनी मिल गई है और क्या एक नॉर्मल जलसा था, इस पर हम बात करेंगे। और जो 28 नकाती मुआहिदा है, अगर उस पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर क्या होगा। जिस तरह से अभी तक जितनी भी तमाम तर जलसे हुए, जितनी भी मीटिंग्स हुई, उसमें हमने देखा कि इदारों के खिलाफ भी बात होती रही। अगर सिचुएशन इस तरफ चली जाती है तो फिर क्या हो सकता है, और हुकूमत ने खुद इसको अहमियत दिलवाने में कितना हुकूमत का अपना हाथ है, इस पर हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारी जो नशिस्त है वो तमाम तर तज्ज़ियाकारों के साथ है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हैं, वो हमें वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करें। तारिक महमूद साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तारिक पीरज़ादा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेरे तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले तारिक महमूद साहब से मैं जानना चाहूँगा। तारिक साहब, आप शुरू से ही मुख्तलिफ अदवार देख चुके हैं, मुख्तलिफ अदवार रहे, आपने पीपल्स पार्टी का दौर भी देखा, नून लीग का दौर भी देखा, लेकिन अब जो है ये जलसा है, इसको नेशनली नहीं लेकिन इंटरनेशनली भी हम देख रहे हैं कि बहुत अहमियत मिल गई है। इसमें क्या हुकूमत का हाथ है अपना? तरह की मूवमेंट होती हैं। इंटरनेशनल मीडिया जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद होता है वो दिलचस्पी लेता है, उसके रिपोर्टर्स कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं। ना सिर्फ वो दिलचस्पी लेते हैं बल्कि जो गैर मुमालिक के सफारतकार हैं उनकी दिलचस्पी होती है। गो कि वो ज़ाहिरी तौर पर ऐसा महसूस नहीं होता कि कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड मालूमात भी हासिल करते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, पूछते भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के स्टेक्स होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं। तो ये गैर मामूली बात नहीं है कि इंटरनेशनल मीडिया दिलचस्पी ले रहा है। और नेशनल मीडिया का तो अब मरगूब मौजू है। आइंदा 3 से 4 माह तक ये जिस तरह से मूवमेंट की बात हुई है, मोमेंटम की बात हुई है, तो ये होगी। और आज के जलसे की इंपॉर्टेंस ये है कि ये गवर्नमेंट के खिलाफ जो अलायंस है PDM का, उसका ये पहला जलसा है। और इस वजह से नज़रें ज़्यादा भी हैं कि यहाँ जो पहला जो मार्का सर अंजाम देने के लिए जा रहे हैं उसका इम्पैक्ट कितना आएगा, क्राउड कितना जमा होगा। जो पहले PTI कहती थी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है उनके साथ लोग नहीं हैं, लोग इकट्ठे नहीं होते, और उन्हें मौलाना फजल रहमान की ज़रूरत पड़ती है लोग जमा करने के लिए। तो अब गुजरांवाला चूँकि होम ग्राउंड है मुस्लिम लीग नून का, तो बहुत इम्तिहान था। उन्होंने मेहनत भी बहुत की है, एक्टिविटी भी बहुत की है, और हुकूमत ने भी पूरी कोशिश की है कि उनके जलसे को कामयाब बना दें। उनके स्टेटमेंट देख ले, उनके कंटेनर्स खड़े देख ले, मुकदमात का इंदराज देख ले, उसके साथ साथ जो है वो बयानबाजी देख लें। तो हुकूमत ने हद से ज़्यादा उसको अहमियत दी, जिसकी वजह से वो अहमियत बढ़ती चली गई। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो गुजरांवाला, मेरी अब से प्रोग्राम से कोई 2-4 मिनट पहले बात हुई, ग्राउंड में कोई 20 से 25 हज़ार लोग मौजूद हैं, ग्राउंड के बाहर भी लोग मौजूद हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ा काफिला वहाँ पे नहीं पहुँचा है। मरियम नवाज साहिबा जो है वो भी जो है वो फिरोजवाला के पास हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो इस वक्त रावी पुल उन्होंने क्रॉस किया है। बिलावल भुट्टो साहब जो है वो गखड़ मंडी पे हैं, और हर एक के साथ जो है वो बड़ा क्राउड आ रहा है।
بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے یہ لوگ گجرانوالہ کے قریب پہنچے تو وہ آئیں گے. تو جو بڑا پاور شو ہے جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم کہ اپوزیشن جو ہے وہ بڑا پاور شو کرے گی, وہ بڑا پاور شو آج اپوزیشن نے ابھی تک کے حالات کے مطابق کر دیا ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں گے جب یہ قائدین وہاں پہ پہنچیں گے. اور نہ صرف یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ گجرانوالہ کا پاور شو جو کراچی کا شو ہے اس کے لیے اس قدر بڑے پیمانے پہ تیاریاں ہو رہی ہیں کہ آج گجرانوالہ کا شو دیکھ کے آپ کو لگے گا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں, لیکن کراچی میں یہ پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ کراچی کا جلسہ جو ہے وہ گجرانوالہ کے جلسے سے بڑا ہوگا اور زیادہ بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے. ٹھیک, بریگیڈیئر صاحب, جس طرح سے طارق محمود صاحب بات کر رہے ہیں کہ حکومت نے خود اہمیت تو دلوا دی, جس طرح کے ریئیکشن دیا, بینرز اتارے گئے, جس طرح سے وزراء بیان دے رہے تھے, اس سے پہلے خان صاحب نے بھی آپ کو یاد ہے مینار پاکستان پر جلسہ کیا تو ایک نارمل جلسہ تھا, لیکن اب جس طرح سے ہائپ کریٹ ہو گئی, لیکن جس طرح سے طارق صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کراچی کا جلسہ ہے وہ اس سے زیادہ بھرپور ہوگا, تو اپوزیشن جس تحریک کو ہائپ دینا چاہتی تھی, کیا اپوزیشن تحریک کو ہائپ دینے میں کامیاب ہو رہی ہے پھر آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں کاشف, بیسیکلی بات یہ ہے کہ وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ اپوزیشن کے پاس کیا ایجنڈا کیا ہے, وائی دے آر کمنگ اینڈ ڈوئنگ دس جلسز. کیا وہ حکومت کی کرپشن کے خلاف آ رہے ہیں, یا جو ان کا نیریٹو ہے کہ وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے, سلیکٹیو لوگ ہیں, وہ آپ کو 2.5-3 سال کے بعد سمجھ آ رہا ہے, اور آپ پروف کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو آپ کا لیڈر ہے, عوام کو اتنی اویئرنیس, یہ کام ہے گورنمنٹ کا بتانا کہ آپ کا لیڈر باہر بیٹھا ہوا ہے, اس کے بیٹے دونوں باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے سمدھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بھائی کے بچے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر وہ ایک مجرم بھی ہیں اور ملک کا پیسہ لوٹ کے بڑے مدد وہاں بیٹھے اور لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ آپ سڑکوں میں نکلیں اور گولیاں کھائیں. یہ کون سا طریقہ ہے مجھے بتائیں. یہ تو کچھ ورکرز ہوتے ہیں جو ڈائیارڈ تھے, انہوں نے آنا ہی آنا ہے, اور گجرانوالہ میں کوئی اتنی بات نہیں ہے. اگر 20-25 ہزار لوگ آ جائیں گے سو واٹ. عمران خان نے 3-4 مہینے دھرنا دیا تو کیا ہوا تھا؟ نتھنگ ہیپنڈ. اس لیے گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ آپ 2 چیزیں استعمال کریں. 1, نیگوسیشن وچ از مسٹ, اینڈ آلسو آپ عوام کو بتائیں کہ جی واٹ از دا ریزن, وہ کیا چاہتے ہیں, کیا پریشر جانا چاہتے ہیں, کیا وہ اپنے کیسز ختم کرانا چاہتے ہیں. پوری جتنی لیڈر آج شپ آ رہی ہے سب کے اوپر کرپشن چارجز ہیں, ملک کا پیسہ لوٹا. آج مسلم حال میں ہے. ڈو یو آر ریئلائز کہ واٹ از دا ریزنس؟ دے آر دا مین ریزنس جو پچھلے 10 سال میں ملک کا حال کیا گیا ہے, اور جس بے دردی سے لوٹا اور نوچا گیا اس کو, اور ہمارے وہ غریب عام جو اب سڑکوں پہ رو رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, اٹ از بیکاز آف دیم. یہ پیپل, یہ ہماری پی ٹی اے گورنمنٹ جو ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی بہت کمزوری ہے کہ دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ریچ ٹو دا میسج اینڈ ٹیل دیم واٹ دے ہیو ڈن اٹ. ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں. سیکنڈ, نیریٹو کی جو بات کر رہے ہیں, آئی تھنک یہ بہت ہی انفیئر ہے کہ آپ ابھی دیکھیں 20 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں. ایک جنگ آفیسر ہے, 20 مارچ 6 مہینے پہلے اس کی شادی ہوئی تھی. یہ بہت ایگزامپلز ہیں. کیا آپ پروف کرنا چاہتے ہیں؟ آپ دشمن کو خوش کر رہے ہیں, دشمن کی پولیٹکس کو یوز کر رہے ہیں, ان کے ہندوتوا کے نیریٹو کو شوٹ کر رہے ہیں. بلوچستان میں نیریٹو وہ ہم ان کا کر رہے ہیں, یا تحریک طالبان کے ساتھ جو مرج انہوں نے کیے ہیں 4-5 جماعتیں وہ کر رہے ہیں, منی لانڈرنگ وہ کر رہے ہیں, گلوبل ٹیررزم وہ کر رہے ہیں. اینڈ وی آر, ہم اپنی حکومت کو اور جو ہے ہماری فوج اور عوام کو دور کرتے جا رہے ہیں. کیا وٹ ڈو یو وانٹ؟ پولیٹیکل گینز, پرسنل گینز, بزنس گینز, you want to cover up your looted money? It will not happen. Now the people of Pakistan are much more aware. They understand. وہ لوگ جو مجبوراً پارٹیوں کے ساتھ ہیں وہ صرف کام کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں ہوگا. I am convinced, being a Pakistani, being a citizen of Pakistani, nothing will happen. The only thing is کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے ایز اے قوم کھڑا ہونا ہے, and you have to fight terrorism, you have to fight Indians, تاکہ ان کا نیریٹو جو دشمن کا ہے, چاہے اس میں CIA ہے, چاہے اس میں ہمیں 6 ہے, چاہے اس میں اسرائیل کی موساد ہے, یا NDS ہے, یا را ہے, we have to defeat 5th generation war. This is what it is, where we are involved, so we have to be very careful. ٹھیک. طارق پیرزادہ صاحب, کیا حکومت اس معاملے کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر پا رہی ہے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب تو ابھی اپڈیٹس آئی ہیں کہ پہنچ گئے ہیں گجرانوالہ, مریم نواز, مولانا فضل الرحمان صاحب راستے میں ہیں. اپوزیشن کا ایک تو یہ بیان کیجیے گا آپ کے نزدیک ایجنڈا ہے کیا؟ کیونکہ ووٹ کو عزت دو کے ساتھ اب مہنگائی کا جو بیانیہ وہ بھی ایڈ ہو گیا ہے, تو کیا بیانیے میں کچھ زور آ جائے گا؟ اور ابھی کیا حکومت اس معاملے کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر رہی ہے؟ اصل میں بڑا حیران ہوں اس بات پر
अगर इमरान, वज़ीर आज़म इमरान इजाज़त देते हैं कि जलसा हो आवाज़ नहीं और जलसा हो जाता है, और ज़ाहिर है हमारे मुल्क में जलसे जुलूस जब निकलते हैं तो ये 50 टेलीविज़न ख़बरें देते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कोई क़यामत आने वाली है, और हमारे मुल्क में हर बात के आखिर में यही कहा जाता है पाकिस्तान को बचाने निकले हैं, हालांकि अपनी अपनी उस क्या कहते हैं कुर्सियों को बचाने लोग निकलते हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ वाले अपनी सियासी ज़िंदगी को बचाने निकले हुए हैं, वरना इन लोगों का कोई मकसद नहीं है। असेंबलियों में बैठे हुए हैं, इस्तीफे तक नहीं दिए हैं, और जिस असेंबली को ये कह रहे हैं कि ये धांधली करके असेंबली बनवाई गई, खुद उसका हिस्सा है, तो फिर अगर धांधली का इल्ज़ाम तो नवाज शरीफ ने अफवाज पाकिस्तान पर की क़यादत पर लगाया था, तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम टोला जो इस वक्त वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, ये तो दर हकीकत नवाज शरीफ के कहने पर, जिसकी तायीद बिलावल भुट्टो ने या जरदारी ने वहाँ पर नवाज शरीफ की पहली तकरीर के दिन कहा था कि हम इस तकरीर से रहनुमाई लेंगे, तो ये वो रहनुमाई लेकर अफवाज पाकिस्तान और उसकी क़यादत के ख़िलाफ़, उसके सिपाहियों के ख़िलाफ़, उसकी शहादतों के ख़िलाफ़, जैसे कि अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि 16 जो है 14 बलूचिस्तान में, 6 शुमाली वज़ीरिस्तान में एक लाशों के ढेर हैं जो हमारी अफवाज दे रही हैं इस मुल्क की सलामती के लिए। तो ये लोग नवाज शरीफ के बयानिए को लेकर इस गुजरावाला में पहुँचे हैं, जहाँ पे ये ग़ुलाम दस्तगीर किस्म के लोग अपने रवायती हलकों में उस माहौल को पैदा कर रहे हैं ताकि इस मुल्क की का दिफा करने वाली अफवाज के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा की जा सके। एक बात, लेकिन इससे जो बहुत बड़ी बात है वो ये है कि इन अक्ल के अंधों को, मैं ये सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ, जिसका मतलब तमाम के तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ है, जो आंखें बंद करके इस वक्त खड़ी होने की कोशिश कर रही है, जबकि उनके खिलाफ मुकदमे अमली अब उस मरहले में दाखिल हो गए हैं जहाँ इनका फैसला होना है, शहादतें शुरू हो गई हैं, फर्द जुर्म आयद हो चुकी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इन लोगों को ये ख्याल नहीं आता कि तमाम दुनिया में इस वक्त सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और कोरोना के सुपर स्प्रेडर इज्तिमा जैसे कि अमेरिका में हो रहे हैं, और वहाँ 2,18,000 आदमी मर चुके हैं और 80 लाख लोग कोरोना का शिकार हैं। अब देखें ना किस तेज़ी से इस्लामाबाद जो है मसलन मिसाल है, उसके बेशतर इलाके, बहुत से इलाके बंद हो गए हैं, कराची के बेशुमार इलाके। तो अब जब आप एक बड़ा सियासी मजमा, जिसे सुपर स्प्रेडर इवेंट कहते हैं अंग्रेजी में आजकल, इसका मतलब ये होगा कि कोरोना जो है जंगल की आग की तरह इस हमारे लोगों को लपेट में ले लेगा, और ये 20-30 हज़ार लोग जो इस स्टेडियम के अंदर आए हुए हैं, इससे तो बुरी जगह हो ही नहीं सकती थी। देखें, इन लोगों को ना तो कोई बुनियादी तौर पर इस बात का ख्याल है कि ये कोरोना है क्या। हुकूमत थक चुकी है बता बता कर, दुनिया के टेलीविजन, ठीक है, वो 28 नकाती मुआहदा था, उसमें कोरोना एसओपीज पर भी अमल दरामद एक हिस्सा था। ठीक है पीरज़ाद साहब, गॉट योर पॉइंट। मैंने खुद आज मैं जरा तारिक महमूद साहब का भी पॉइंट ले लूं इस पर। तारिक साहब, एक तरफ करप्शन का बयानिया जिस पर एक फिक्रा कह दूं ना मैं, जी एक फिक्रा, जी और वो ये है कि तारिक महमूद साहब जो अभी कह रहे थे ना कि ये हुकूमत के मुतालिक, और आप भी कह रहे थे, हुकूमतों का ये काम ही नहीं है। उन्होंने जलसा, आपने कहा जलसा करना है, आप वो जलसा होने दे रहे हैं, तो इसमें हैंडल करने या ना करने की तो बात ही नहीं है। हैंडल करने की अगर बात हो तो जिस तरह उसे क्या कहते हैं, उस वक्त के वज़ीर आला सरहद परवेज़ खटक के जुलूस और जलसे को हसन अब्दाल के नज़दीक नून लीग की हुकूमत ने मारा था और उनको मार कर वापस भेजा था। अगर इमरान खान उस तरह मार कर वापस भेजें तो क्या उसे हैंडल करना कहेंगे? नहीं, ये जमहूरियत है, करने दें इनको, लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि अपनी करप्शन भी छुपा रहे हैं और कोरोना को भी फैला रहे हैं। ठीक है तारिक महमूद साहब, आपसे मैं ब्रेक के बाद आपसे जवाब लूंगा। एक तरफ करप्शन का बयानिया जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2018 के इलेक्शन जीती थी, दूसरी तरफ वोट को इज्जत दो का बयानिया जिस पर नून लीग 2018 के इलेक्शन हारी थी। अब दोनों ही अपनी पोजीशन संभाल चुके हैं। किसके बयानिए में इस वक्त वजन नजर आ रहा है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर।
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, तारिक महमूद साहब, तारिक पीरजादा साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। तारिक महमूद साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, एक तरफ करप्शन का बयानिया, एक तरफ वोट को इज्जत दो का बयानिया। एक बयानी पर एक जमात हारी थी तो एक बयानी पर एक जमात जीती थी, लेकिन जो जमात हारी थी अब उसी बयानिए में महंगाई का नारा भी ऐड कर चुकी है। तो आपको किसके बयानिए में इस वक्त वजन नजर आ रहा है? करंट सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत की कारकर्दगी को भी नजर में रखिएगा। काशिफ भाई, बात यह है कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो है उसका पैमाना कोई बयानिया नहीं होता, ना बयानिया जो है वो वोट को इज्जत दो का होता है। हमारे यहाँ इलेक्शन के मयारात ही डिफरेंट है। जो पहले सेगमेंट में बात हो रही थी, बदकिस्मती की बात यह है कि हम अपनी ख्वाहिशात को तजविया बनाकर पेश कर देते हैं। मुझे अगर इमरान खान साहब अच्छे लगते हैं या मुझे कोई और चीज़ अच्छी लगती है तो मुझे हर बुराई दूसरे में नज़र आने लगेगी और हर अच्छाई इमरान खान साहब में नज़र आने लगेगी। और इसी तरीके से मैं अगर नवाज शरीफ साहब का सपोर्टर हूँ या मैं पीपल्स पार्टी का सपोर्टर हूँ तो मुझे सब वो अच्छा लगेगा और इमरान खान का हर कदम हमें बुरा लगने लगेगा। कल इमरान खान साहब के साथ अगर लोग निकलें और सड़कों पर हजारों की तादाद में हो तो हम ये कहें कि जनाब ये देखें, करप्शन के खिलाफ लोग बाहर निकल के आ गए हैं, बदउनवानों के खिलाफ लोग बाहर निकल कर आ गए हैं। और आज अगर अपोजिशन के साथ लोग निकलें तो हम ये कहें कि जनाब ये खुदा न खास्ता रॉ के एजेंट हैं, खुदा न खास्ता ये भारत को खुश करने के लिए निकले हैं, खुदा न खास्ता ये जो है वो फौज के खिलाफ निकले हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये जो हजारों लोग आज गुजरांवाला में जमा हुए हैं, या अगर चंद 100 लोग भी आप कह लें वो जमा हो, तो इनमें से खुदा न खास्ता कोई शख्स पाकिस्तान की फौज के खिलाफ होगा? इसका क्या मतलब होगा कि क्या ये भारत के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे होंगे? हम जो है वो हुकूमत से वफादारी को और रियासत से वफादारी को अलग-अलग खानों में नहीं रखते हैं। हम हुकूमत के खिलाफ करने वाली बात को रियासत के खिलाफ बात करार देकर उसको दूसरे खाने में फिट करने की कोशिश करते हैं और उसको जो है वो गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटने लग जाते हैं। इमरान खान साहब जिस बयानिए के ऊपर आए थे, क्या वजह है कि आज 2 साल के बाद जिन्हें वो करप्ट कह रहे थे, बदउनवान कह रहे थे, लोगों ने उसी करप्शन के खिलाफ, उसी बदउनवानी के खिलाफ, उसी 2 जमाती निजाम के खिलाफ उन्हें वोट दिए थे? क्या किया उन्होंने 2.25 साल के अंदर और 2.5 साल के अंदर? बात दुरुस्त है कि जी नवाज शरीफ साहब ने करप्शन की, बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी ने करप्शन की, बात दुरुस्त है कि यहां से लोगों को लूट मार करके यहां से पैसा जो है वो मुल्क से लूट के बाहर लेके चले गए। मगर क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि उन्हीं करप्ट लोगों के, उन्हीं लुटेरों के जिनकी तरफ आप जिन्हें डाकू कह रहे हैं, उनके साथियों को आपने अपनी कैबिनेट के अंदर बिठा दिया? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि 2.25 साल 2.5 साल के अंदर आप किसी एक शख्स को भी जो है वो निशाने इबरत बना नहीं सके? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि आपकी गवर्नेंस ने, आपकी जो गवर्नेंस की खराबियां और कमजोरियां थी, उन्होंने इदारों को भी बदनाम करना शुरू कर दिया? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि आप जो है वो हर जगह अपनी रिजिडिटी की वजह से फेल हो रहे हैं? जिस निगोशिएशन की बात ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब कह रहे हैं, एंगेजमेंट की बात कह रहे हैं, आप कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं बात नहीं करूंगा। बदतरीन आपके मुखालिफ मौलाना फजलुर रहमान साहब जब इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं तो फिर जब आप बात नहीं करना चाहते थे तो क्यों कमेटी बनाई आपने परवेज खटक साहब की सरबराही में? क्यों परवेज इलाही साहब को टास्क दिया कि जाके मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात करें? पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो बॉल गेम डिफरेंट होती है, आपको इंगेज करना पड़ता है। आप करें करप्शन के खिलाफ कार्रवाई। रोजाना शहजाद अकबर साहब आते हैं, एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, भाई सजाएं क्यों नहीं मिल रही उनको? क्यों प्रोसिक्यूशन कमजोर है? क्यों आपके साथ लोग बैठे हुए ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर करप्शन के जो है वो ताने बाने उनके साथ मिलते हैं? क्यों माफिया की जो बातें हैं वो आपके साथ बैठे हुए लोगों के साथ आ रही हैं? क्यों ये जो महंगाई का रोना है, आज जो लोग निकले हुए बाहर है, ये क्या नवाज शरीफ साहब ने मना किया आपको कि महंगाई न करें? एक ही रोना आप 2 साल से रो रहे हैं कि जनाब माजी की हुकूमत की वजह से ये हो गया, माजी की हुकूमत की वजह से हो गया। ओ भाई, माजी की हुकूमतें तो करप्ट थी, माजी की हुकूमतें बदउनवान थी, माजी की हुकूमतों ने लोगों को लूटा, मगर 2 साल का अरसा गुजारने के बाद आपने क्या डिलीवरी दी? आपने महंगाई को खत्म करने के लिए क्या किया? आपने आज ये जो बात हो रही है कि 20 अफराद हमारे शहीद हुए, क्यों लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल खड़े हो रहे हैं? क्यों जो है वो आज जो है 70 लाख से ज्यादा अफराद 1 साल के अंदर बेरोजगार हुए? महंगाई की शरह जो इंडिकेशन आ रही है, IMF की रिपोर्ट उठा के देख लें, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट उठा के देख लें। ठीक है, अभी तक हुकूमत का कुछ नैरेटिव ही हमें तारिक महमूद साहब समझ नहीं आया। खान साहब, बदनाम हो रही है, हुकूमत का नैरेटिव ही समझ नहीं आया। अपने गिरबान पे भी तो नजर डालेंगे ना, अपने हाल पे भी तो नजर डालेंगे। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। जरा मैं ब्रिगेडियर साहब का भी इस पर कमेंट ले लेता हूँ। अपोजिशन डाकू ब्रिगेडियर साहब, हुकूमत का नैरेटिव ही समझ नहीं आया अभी तक। पिछले 2.25 साल में, 2.5 साल में, 3 साल होने को हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ, महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात की जाती थी, रंगे हाथों पकड़ने की बात की जाती थी। कुछ समझ आ रहा है? लोगों की उम्मीद है या अब लोगों की उम्मीद टूट चुकी है? नैरेटिव बेसिकली हुकूमत का है क्या?
काशिफ देखें, बेसिकली प्रॉब्लम एक और है। प्रॉब्लम ये है कि तारिक साहब की कुछ बातें बिल्कुल ठीक हैं, गवर्नमेंट की गवर्नेंस है, फिर निगोशिएटिंग टीम जो आपके देखें स्ट्रिक एंड कैरेट होती है। एक पार्टी अच्छे स्किल्ड वाले जो होते हैं निगोशिएशन करने वाले, वो निगोशिएट करते हैं और आप बाकी अरेंजमेंट करते हैं। बट द इशू इज़ कि पिछले 10, 15, 20 साल से पीपल्स पार्टी NML एंड PML ये दो पार्टियाँ, सारी ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में है। या पीपल्स पार्टी की ने उनको नवाजा हुआ है या PML ने नवाजा हुआ है। पूरा गैंग इस वक्त आके ये दोनों पार्टी एक दो खिलाफ होती थी तो चल जाता था। दे हैव जॉइंट हैंड टुगेदर। मौलाना फजलुर रहमान जैसे ज़मीर फौरन इंसान जिसको बिल्कुल पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, उनको अपना फ़ायदा चाहिए और हर मौके पे उस वक्त वो आके खड़ा होता है। कश्मीर का मसला 5 अगस्त का हुआ, ये लॉन्ग मार्च करके आ गया। कश्मीर कमेटी के पिछले 20 साल से ये बैठे हुए हैं वॉट ईयर जाने। इसी तरीके से क्योंकि ही इज़ आउट ऑफ पॉलिटिक्स, ही इज़ आउट ऑफ पार्लियामेंट और सेनेट से, ये इसलिए ही सारा कुछ कर रहे हैं। मदरसे के जवान जो बच्चे होते हैं, हमारे बच्चे जो सब पढ़ते तालीम हासिल करते हैं, क्या ये कौन सा इंसाफ है कि उन बच्चों को उठा के अब जलसों में लिए? आर द पीपल पेरेंट्स सेंडिंग देम फॉर रिलीजियस एजुकेशन या उनको पॉलिटिक्स में डंडा पकड़ा के उनको लेकर आ रहे हैं? एक तो ये मैं वैसे बता रहा हूँ। इशू ये है कि ये महंगाई गैंग अप हुए हैं। इट्स अ बिग माफिया जो पूरा गैंग अप करके जकड़ गया इनके खिलाफ और इनको नाकाम करने के लिए। अभी 2 साल हुए हैं, 2.25 साल हुए हैं। लेट देम कंप्लीट 5 years। इफ दे डोंट डिलीवर पीपल विल नॉट सिलेक्ट देम एंड देयर विल नोबडी हेल्पिंग देम। सेकंड ये कि आपका PTA का मैं हमेशा कहता हूँ लिटमस टेस्ट क्या है, जून 2020 से लेके जून 2021 ये जो साल है, दैट PT फेडरल गवर्नमेंट ब्रेक्स और मेक्स। अगर इसमें ये चीज़ें जो अब इनको नज़र आ रही है, महंगाई है, उसके बाद जो हालात आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेरोज़गारी है, इनको अगर कवर कर लेते हैं तो देन दे विल बी टू सेल ईजिली नेक्स्ट 2 years मोर। और अगर नहीं करते हैं खुद प्रॉब्लम होगी। बट दिस इज़ नॉट द वे कि आप पूरी अपोजिशन, इधर आपके पास इंडिया तैयार खड़ा है लड़ाई के लिए, उधर आपके लोग शहीद हो रहे हैं, आपको सख्त वो की प्रॉब्लम हो रही है। आप CPEC कंप्लीट कर चाह रहे हैं कि यू शुड बी सक्सेसफुल ताकि आप इकोनॉमिक तरक्की कर सकें, वो पूरी गैंग अप करके करें, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी जो इंस्टेबिलिटी होगी, अनस्टेबल गवर्नमेंट होगी, अनस्टेबल पाकिस्तान होगा और उसके बाद दहशतगर्दी और शुरू हो जाएगी। दे आर अंडर हाइब्रिड वॉर। आपके वक्त हमें ये मालूम है इंडिया, CIA, मोसाद, MI6, NDS, दे आर और ये इनकी इसराइल, दे आर गैंग्ड अप। दे डोंट वांट पाकिस्तान। देखें, वी आर एन इस्लामिक कंट्री, वी आर एन न्यूक्लियर कंट्री। अगर हम इकोनॉमिक तरक्की कर लें, जो CPEC हमें नज़र है जंप ऑफ पॉइंट, हम अपने मुल्की फ़ैसले अपनी मुल्की मफादात में करेंगे। वी विल नॉट लुक टुवर्ड IMF, वर्ल्ड बैंक, एंड दैट इज़ व्हाट दे डोंट वांट। वो चाहते ये हैं कि आपको सिर्फ ऑक्सीजन देते रहें इकॉनमी की, पैसों की, कर्ज़ों की, आप उसमें जकड़ते जाएँ। और ऐसे जो हमारे इनएडवर्टेंटली जो हमारे पॉलिटिशियन, मैं देखे किसी को गद्दार नहीं कहता, कोई ऐसी बात नहीं कहता, इनएडवर्टेंटली दे डोंट अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन, हाउ दे आर प्लेइंग इनटू द हैंड ऑफ दिस। नवाज शरीफ ने क्या स्पीच की है, एग्जैक्ट मेजर गौरेवार को आपने सुना जो उसने बकवास की थी जन भाजपा के बारे में, एग्जैक्ट सेम वर्ड्स आपका लीडर इस्तेमाल कर रहा है विदाउट रियलाइजिंग व्हाट इज डूइंग। और देखिए नैरेटिव भी क्या यही है ना कि फौज और अवाम को जो सिर्फ एतमाद है, जो ट्रस्ट लेवल है, बिकॉज यू फाइट एज अ नेशन, इट्स नॉट आर्मी कांट डू एनीथिंग एल्स। तो वो चाहते हैं इस एतमाद को दूर करें, फौज को कमज़ोर करें। देखें, इराक तबाह हो गया, क्यों? फौज कमज़ोर थी। लिबिया तबाह हो गया, फौज कमज़ोर थी। सीरिया का हाल देख लें, इजिप्ट में भी काफ़ी प्रॉब्लम रही, यमन में देख लें, अफगानिस्तान में देखें, फ़ौज नहीं कंट्रोल कर सकी। नाउ दिस फोर्सेस जो नैरेटिव वो ये है कि फ़ौज को किसी तरीके से कमज़ोर कर दो। पाकिस्तान इज़ अ वेरी हॉट केक इन द प्लेट अवेलेबल। इफ़ यू आर ऑल पाकिस्तानी वी हैव टू थिंक ऑन दिस। लाइक मैं बिल्कुल किसी पॉलिटिक्स में किसी को मैं बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग एज अ प्योर पाकिस्तानी एंड वी एंड आवर चिल्ड्रन हैव टू लिव इन पाकिस्तान। क्या हमारे पेरेंट्स ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने जो पाकिस्तान हमारे लिए छोड़ा था, आर वी एज पेरेंट्स लिविंग फॉर आवर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन? मुझे यहाँ पर ब्रेक लेनी है। गॉट योर पॉइंट। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और किसी सूरत भी इदारों को तो कमजोर नहीं होने देंगे, ना हुकूमत कमजोर होने देगी, ना पाकिस्तानी अवाम कमजोर होने देगी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तारिक पीरजादा साहब, आपका भी कमेंट लूंगा क्योंकि पोजीशन दोनों पार्टियों ने संभाली हुई है। किसकी पोजीशन कहां पर है और कौन अपनी पोजीशन से पीछे हटेगा, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर।
जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। तारिक पीरजादा साहब, दोनों ने अपनी पोजीशन संभाली हुई है। एक तरफ हुकूमत ये बात कर रही थी कि जनवरी तक जो है मजीद गिरफ्तारियां हो जाएंगी, जेल चले जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन ये कह रही है कि जनवरी तक तो वैसे ही हुकूमत खत्म हो जाएगी, इस्तीफे आ जाएंगे। इस वक्त दोनों की ही इंतहाई पोजीशन है। आप क्या समझते हैं कि आपके ख्याल में कौन अपनी पोजीशन से पीछे हटेगा? पहली जो बात है कि हिज़्ब इख्तिलाफ के पास हुकूमत को हटाने का कोई तरीका ही मौजूद नहीं है। दो तरीके हैं, या मार्शल लॉ आए और हुकूमत को हटा दे, या ये कि तहरीक इतनी बड़ी हो कि किर्गिज़स्तान की तरह आप जाकर पार्लियामेंट और हुकूमत पर कब्ज़ा कर लें और उन्हें मजबूर कर दें कि जनाब इस्तीफ़ा दे। दोनों काम करने की सलाहियत इस वक्त इस डाकुओं के टोले, जिसका नाम नवाज शरीफ के पिट्ठुओं की नून लीग और जरदारी डाकू की पीपल्स पार्टी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अभी ये 1 मिनट पहले जो तारिक महमूद साहब फरमा रहे थे, मैं इनकी मालूमात के लिए 2-3 बातें बता देता हूँ। अगर मालूमात थी तो फिर इन्होंने छुपाई हैं, जो इखलाकी जुर्म भी है। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि जरदारी हो, नवाज शरीफ को सज़ा हो चुकी है। पहली बात, अगर मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, अगरचे ये सज़ा पुरानी हो गई है। यही मरियम नवाज ये वो जाली दस्तावेज लेके सुप्रीम कोर्ट में गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का जज हाथ पकड़कर बैठ गया था, और ये भी नाअहल हो चुकी है। दूसरे, जरदारी साहब की मनी लॉन्ड्रिंग का जो ग्रुप है, उससे 22 अरब रुपए नैब रिकवर कर चुकी है। नैब पिछले 2 साल में 363 अरब रुपए इन डाकुओं से ले चुकी है, मुख्तलिफ किस्म के। ये जो बकाया टोला है, मसलन खाकान अब्बासी, ये मुस्तरद शुदा लोग हैं जिन्हें मरी के लोगों ने ठोकरें मार कर बाहर फेंक दिया था, और जिन्हें लाहौर की एक मसनूई सीट इनको दी गई थी। तो ये जो लोग जिनका जिक्र वो कर रहे हैं, इनमें से बेशतर वो हैं जिन पर इस वक्त नैब में और दूसरी अदालतों में फर्द हाय जुर्म, जिन्हें अंग्रेजी में इंडाइटमेंट्स कहते हैं, वो हो चुकी हैं, जो इससे पहले के अदवार में कभी नहीं हुई थी। और ये वो मुकदमे थे जो पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ के खिलाफ और नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के खिलाफ किया करते थे। और ये पेट फाड़ने वाले नवाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ जरदारी का, आज उनके पेट में घुसे बैठे हैं। तो ये तारिक साहब को मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जो ताज़ा तरीन कानूनी पेशरफ्त हो रही हैं और जिनके मुतालिक मेरा ख्याल है वो बड़े शुबे का इजहार करेंगे, वो पहले कभी नहीं हुई थी। और आइंदा 3 से 4 महीनों में या 6 महीनों में इनमें से बेशतर लोगों के फैसले हो जाएंगे, या ये रिहा हो जाएंगे या ये जेलों में मुस्तकिल जाएंगे, एक और फिर अपीलों का वक्त आएगा। याद रखें, ये कोई आमराना मुआशरा नहीं है। इसमें अगर एक अदालत से जेल होगी, दूसरी अदालत रिहा कर देगी। अभी कल की बात है, पूरी की पूरी नून लीग ने झूठ बोला, हुकूमत को और अदालतों को ब्लैकमेल किया और नवाज शरीफ को छुड़ा कर बाहर ले गए। उस वक्त तो किसी सहाफ़ी को, किसी रिपोर्टर को ये शऊर नहीं आया कि ये फिक्रा कहें। और हर टेलीविजन इंतहाई जोर शोर से ये कहा करता था, भाई ये तो बड़ा जुल्म हो रहा है, इंसानियत गिर गई है। देखो जी, एक इंसान को उसको इलाज की इजाजत नहीं दी जा रही। मुल्जिम को इलाज, मुल्जिम और मुजरिमों को इलाज का हक मुल्क के अंदर है, मुल्क के बाहर नहीं है। उस वक्त जो अदालतों ने किया था वो गलत किया था, और अब तारिक महमूद साहब की तरह के लोग जो हिमायत में खड़े हो रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, महंगाई बहुत बुरी चीज है और इमरान खान का फर्ज है कि इसको फौरी तौर पर कम करने के इकदाम करे। इस पर उसकी गिरफ्त होगी और होनी चाहिए। लेकिन ये जो मुल्क के अंदर बड़े बड़े मसाइल थे ना, ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, इसका मतलब मेरा ख्याल है इस मुल्क की 99.99% आबादी को पता नहीं है। वो 20 अरब डॉलर से 3 अरब डॉलर पर लाया गया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। मेरा इमरान खान की पार्टी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मैं तज्जिया कर रहा हूं, जो बात गलत है, मुझे कश्मीर पर उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ है, मुझे महंगाई पर इख्तलाफ है। कैसी बात करते हैं आप लोग? मैं आपका पॉइंट समझ गया हूं तारिक पीरजादा साहब। ठीक है, मैं जरा तारिक महमूद साहब की तरफ भी आता हूं। तारिक साहब, एक तो आप कुछ इस पे कमेंट करना चाहिए जो पीरजादा साहब ने कहा। दूसरी तरफ मैं ये भी चाहूंगा आप क्विकली जरा ये भी ऐड कर दीजिएगा कि ऑपोजिशन को कुछ ना कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में प्लान तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर वो आते हैं तो बताएंगे कि हम ये करेंगे, तो क्या ऑपोजिशन दे सकेगी ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ? आशिफ भाई देखें, बात यह है कि जज्बाती बातें करना और बेसलेस आर्गुमेंट का जवाब देना ना, वो और वक्त जाया करना। ताल्लुक नहीं, हकाइक से ताल्लुक है। हमारे मुल्क में ईजाद होता है, जी, तारिक महमूद साहब को पॉइंट पर आने दीजिए। फिक्रा
ہر سنجیدہ گفتگو کے بعد ہم لوگ کہتے ہیں جذباتی گفتگو ہو گئی ہے. کیا سپریم کورٹ سے جو سزا ہوئی ہے وہ کوئی جذباتی معاملہ ہے؟ پیرزادہ صاحب ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی طارق محمود صاحب بلیک اینڈ وائٹ کی جو بات کی اس پر ذرا آپ کامنٹ کر دیجیے. کوئی سنجیدہ بات کرنے کی کوشش کریں. پیرزادہ صاحب آپ نے بات مکمل کی, اب ذرا طارق محمود صاحب کو بات کرنے دیجیے. کاشف بھائی بات یہ ہے کہ اگر عدالتوں سے سزائیں ہوتی ہیں تو نواز شریف ہو, آصف علی زرداری ہو, شاہد خاقان عباسی ہو, کوئی بھی ہو, کسی نے بھی کرپشن کی ہے اس کو ٹانگنا چاہیے. عمران خان صاحب کو کس نے منع کیا ہے؟ 2 سال سے ہم نے بہت ساری باتیں سنی کہ جی قرضہ کمیشن بنا دیا, ان لوگوں نے قرضے لیے. کیا ہوا اس قرضہ کمیشن کا؟ کیا نکلا اس قرضہ کمیشن میں؟ فلاں چیز کی ہم نے تحقیقات کر دی ہے, فلانی چیز کر دی ہے. چلے بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں, ہم کب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں یا گنگا نہائے ہوئے ہیں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے تاثر یہی ہے. پیرزادہ صاحب طارق صاحب کو ذرا پورا کرنے دیجیے, اس کا جواب دے دیجئے. آپ نے ہمیں کہا کہ جی چینی کے جو ہے نا وہ مافیا میں دیتا ہوں جواب ابھی, میں آپ کو ذرا قانونی جواب دیتا ہوں اس کا. جہانگیر تاریخ صاحب باہر چلے گئے. آپ نے ہمیں کہا کہ جی فلانا جو ہے نا وہ یہ مافیاز جو گندم کا بحران کہہ رہی ہیں کہ دھوکہ دے کر گیا ہے, عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ دھوکہ دے کر نواز شریف باہر گیا ہے. ایک وقت پہ طارق محمود صاحب کو ٹویٹ کرنے دیجیے, میں آپ کی طرف پیرزادہ صاحب آ جاتا ہوں. آپ یہ عمران خان صاحب نے ہمیں بتائی نا, طارق مجھ سے زیادہ واقف نہیں ہے ان باتوں سے. تھوڑا الفاظ کا استعمال مناسب ہوگا تو تھوڑی گفتگو بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکے گی. سمجھ نہیں تھی کہ اس ملک کے اندر اقتصادی صورتحال کو I have to wind up the conversation کو کیسے ٹھیک کیا گیا ہے. اختلاف کریں, ان کو آپ نریندر مودی بنا دیں. کل کو میں آپ کو کہوں کہ جناب آپ فلانا آرگومنٹ دے رہے ہیں تو آپ یہ بھارت کا آرگومنٹ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں آپ ان کی کرپشن پہ بات کریں. مولانا ہم گجرانوالہ پہ رہیں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ آج ہم گجرانوالہ کے جلسے پر بات کر رہے ہیں. کو قبول کروں گا. کل کو ڈاکٹر رمیش کمار کو کہیں گے میری دونوں مہمانوں سے گزارش ہے, طارق محمود صاحب, طارق پیرزادہ صاحب, ہم ذرا گجرانوالہ کے جلسے پر رہیں تو بہتر ہوگا. مودی کے ساتھ ہے, خدا کا واسطہ یہ منجن اور آپ لوگوں کو بالکل خیال ہی نہیں ہے کہ آپ ملک کے مفاد میں بات کر رہے ہیں. مجھے یہاں پر کلوزنگ دینی پڑ جائے گی پھر. کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان خطرے سے گزر رہا ہے, پاکستان نازک صورتحال سے گزر رہا ہے, پاکستان پر مجھے یہاں پر پھر پروگرام وائنڈ اپ کرنا پڑے گا اگر آپ لوگ اسی طرح سے غیر مناسب الفاظ استعمال کرتے رہیں گے اور ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. کاشف I like to add one thing. حقوق پر توجہ دیں. جی بریگیڈیئر صاحب, طارق محمود صاحب, طارق صاحب, I just want to چور چور ڈاکو ڈاکو غدار کی جو گردانے لگا کے آپ لوگ واقعی اگر آپ کو ملک کے مفاد کا علم نہیں ہے. اس طرح تو پھر ڈسکشن کنٹینیو ہو نہیں پائے گی. بہت شکریہ میرے تینوں مہمانوں کا, بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, طارق محمود صاحب, طارق پیرزادہ صاحب. گفتگو کچھ اور نکل گئی, گجرانوالہ پر ہم بات کر رہے تھے, اور آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے پان.